अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ड्रीम्स अकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर द फेडरल एंड द केपीके बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 9। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मज़ीद क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स और फिजिक्स टॉपिक्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या एमएस वर्ड ट्रिक्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर कैसे राइट करते हैं, थीसिस कैसे राइट करते हैं, तो मस्ट subscribe to my YouTube channel of Dreams Academy of Students and being connected with me. So let's get started. Question number 1 is, for an answer to be complete the units need to be specified. Why? कि एक आंसर को कंप्लीट होने के लिए यूनिट्स को स्पेसिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है। एज यू कैन नो कि यूनिट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेजरमेंट का। अ मेजरमेंट इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन वी डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं या फिर हम उसके साथ अगर एक वेक्टर है हम डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में हम बताते हैं जी उसके साथ क्या यूनिट है उसका। जब तक हम यूनिट नहीं लिखेंगे हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आप कहते हैं कि एक पर्सन है और उसकी हाइट जो है वो 5 फीट है, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन हाइट इज़ 5 फीट। अगर आप सिंपल कह रहे हो कि वो पर्सन 5 है, पर्सन की हाइट 5 है, सो व्हाट 5 हमें अंडरस्टैंड नहीं हो सकेगा। या अगर हम कपड़ा लेना चाह रहे हैं, हम क्लॉथ परचेज करने चाहते हैं, तो हम क्या उसको बोलेंगे, हमें 5 मीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है एंड फीट इज़ द यूनिट। सो यूनिट इज़ कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अदरवाइज हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि एक कार है वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, सो यू शुड नीड टू स्पेसिफाई दैट द स्पीड ऑफ द कार इज इन व्हाट यूनिट्स, इन मीटर पर सेकेंड और इन किलोमीटर पर सेकेंड, अदरवाइज आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो 50 अकेला बोला जाए तो समझ नहीं आएगी कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, कि वो कार मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है या किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो units are important to understand about that what we are talking, what we want to say. So एक आंसर को कंप्लीट होने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है। I have completed the question number 1, so now move toward the question number 2. Question number 2 is, what are the advantages of using international system of units? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की है कि यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि हम क्या बात करना चाहते हैं। तो उसके एडवांटेजेस हम देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट्स के इसके प्रीफिक्सेस होते हैं, मतलब कि हम यूज़ कर देते हैं, यूनिट होता है मीटर, साथ में हम किलोमीटर लगा रहे होते हैं, सेंटीमीटर लगा रहे होते हैं, मिलीमीटर लगा रहे होते हैं। तो जो किलो सेंटी मिली हैं ये क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। तो हमारे पास डिफरेंट रेंज है, हम अपनी चीज़ के लिहाज से यूनिट चेंज कर लेते हैं, बड़ी है तो बड़ा यूनिट, छोटी है तो छोटा यूनिट, ठीक है। देयर आर फ्यू बेस यूनिट्स। कितने बेस यूनिट्स होते हैं वो आपको पता होगा, 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट्स और सिंपल प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चंस ऑफ फ्यू बेस यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, वो यूनिट्स होते हैं जो कि हमने बेस यूनिट से निकाले होते हैं। लाइक अगर आप कह रहे होते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए में क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे थे। एक्सेलरेशन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और जब मास दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, दो चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके मल्टीप्लाई होने से हमें एक क्वांटिटी मिल रही है, तो वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे यूनिट्स के साथ हम कहते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं, हमारे पास हम इनको सिंपल वे में लिख सकते हैं। लाइक मैंने जैसे बात किया, ग्राम भी पढ़ते हैं, किलोग्राम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यूनिट्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द प्रीफिक्सेस। इट इज़ यूज बाय द साइंस कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक एडवांटेज इसका ये भी होता है कि आप कहीं भी चले जाए वर्ल्ड में, अगर आप बात करते हैं किलोग्राम, तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द मास, कि कितना मास है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहे होते हैं। एक इनका ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जगह के लिहाज से चेंज नहीं करना पड़ता चीज़ों को।
इसके सब यूनिट्स अवेलेबल हैं, लाइक मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम जो है ना इसके डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे मूव करके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसीजर आर अवॉइडेड, कि आप जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उससे बच सकते हैं, ठीक है। बड़ी वैल्यूज़ को आप स्मॉलर रीडिंग में भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। सो देयर आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक जो सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं ये सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ रेडियंस हैं वो हमने अब कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी सर्कमफेरेंस है सर्कल की, जो कि इक्वल होती है 2πr की, ठीक है। ओके, मैं अब आपको समझाती हूँ। C इज इक्वल टू 2πr होता है, ठीक है, हो गया। C इज इक्वल टू 2πr है सर्कमफेरेंस। अब हम कहते हैं कि जब हमने ये कैलकुलेट करना है कि रेडियंस कितने हैं। रेडियन एक प्लेन एंगल होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एंगल है, एक सर्कल में पाया जाता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जब हम इसकी सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे रेडियस के साथ, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें रेडियंस कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2πr/r, इसको डिवाइड करेंगे, r से कैंसिल हो जाएगा। जब r से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, 2π। तो 2π की जगह पे हम पुट कर देंगे 3.14, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.28 रेडियंस एक सर्कल की सर्कमफेरेंस में पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन का 3A क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट इज हाउ मेनी रेडियंस स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर, के एक स्फीयर के सर्कमफेरेंस में कितने स्टेरेडियंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, के स्फीयर का एरिया A है। अगर आप उसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, देन वी कैन कैलकुलेट द स्टेरेडियंस इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फीयर। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक एरिया है 4πr², उसको आप डिवाइड करते हैं, 4πr² है, उसको आप डिवाइड करते हैं r² के साथ, r² से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो होगा 4π। तो 4π की जगह पे 3.14 जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर विल बी 12.56 स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फीयर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is what is the least count error? How can least count error be reduced? So first of all we should need to know that what is the least count error. Least count एक्चुअल में वो क्वांटिटी होती है जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो मेजर कर सकता है। जैसे कि कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, वो होता है उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर इज वन विच इज रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 2 पॉइंट्स बहुत क्लोजली हैं, उन 2 पॉइंट्स को कितना सेपरेट करके दिखा सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसका लीस्ट काउंट उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो ज़्यादा सलाहियत नहीं रखता कि उन पॉइंट्स को सेपरेट करके दिखा सके आपको वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो क्या होगी, कम हो गया। होप आपको इजी में भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। Least count error is associated with the resolution of the instrument and can be reduced by an instrument of high precision. Means that as I have told you that कि least count error जो है वो resolution के साथ associate होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो मतलब उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा डीप, ज़्यादा क्लियर रीडिंग देगा, क्लियर आंसर देगा। प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उसका मतलब ये है कि वो बहुत कम, बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है।
तो कम लिस्ट काउंट यानी कि स्मॉलर लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में आपको बेटर रीडिंग मिलती है। आप लिस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अनदर टेक्निक दैट इज़ यूज टू टेक मोर रीडिंग्स एंड टेकिंग द मीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एरर, मीन्स दैट के टीचर्स भी आपको बोलते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेक मोर रीडिंग, स्टूडेंट्स ज़्यादा रीडिंग्स लें, उन रीडिंग्स का मीन लें, एवरेज लें, तो उससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एरर कम आएगा। तो ये भी एक मेथड है एरर को, लिस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करने का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5 says that why including more digits in answer does not make it more accurate, कि किसी भी आंसर में अगर आप ज़्यादा डिजिट्स ऐड कर रहे हैं तो उससे आंसर ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज इट्स क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, कि सबसे पहले एक्यूरेट का मतलब अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है, क्लोज है उसके, ठीक है। जैसे कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज लेस, द मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, यानी कि वो वैल्यू जो मैंने मेजर किया और वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान में अगर डिफरेंस कम है, कम डिफरेंस आता है, तो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे कि अगर हम इसे एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक पर्सन एक जो लेंथ है बॉडी की एक पर्सन की वो 300 मीटर है, और किसी भी बॉडी की लेंथ है वो 300 मीटर है, और एक पर्सन उसको मेजर करता है 299.8 मीटर और एक मेजर करता है 298.2531। अगर आप देखें तो सेकंड जो पर्सन है उसके जो रीडिंग है उसमें मोर डिजिट्स हैं, ज़्यादा डिजिट्स हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, बट एज अ कॉमन सेंस यू कैन सी दैट विच वन इज़ करेक्ट। मेंशन इट इन द कमेंट सेशन, मुझे बताएं कि कौन सा आंसर आपको इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो बेहतर आंसर जो एक्यूरेसी की तरफ जाता है वो है 299.8 मीटर एज़ कम्पेयर टू 298.2531 मीटर, ठीक है। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर शो करता है आपको ज़्यादा डिजिट्स ऐड करना, सो ऑलवेज प्रेफर टू चूज लेस डिजिट्स फॉर मोर एक्यूरेसी। Now move toward the next question, question number 6. So question number 6 is what determines the precision of the measurement. So अगर आप notice करें till now all of these questions are linked to each other, सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रिसीजन, एक्यूरेसी और लिस्ट काउंट, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से अभी तक समझ आ रही है तो ये भी आपको आ जाएगा। प्रिसीजन एक्चुअली क्या होती है, पहले भी आपको बताया कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स विद ईच अदर इफ द मेजरमेंट मेड अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब कि अगर आप एक ही कंडीशन के अंडर 2-3 मेजरमेंट्स लेते हैं और उन मेजरमेंट्स का आपस में कितनी क्लोजनेस है उनके मेजरमेंट्स की, क्या वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के नज़दीक करीब है। लाइक एक आंसर आप ले रहे हैं 21.25, दूसरा आंसर आ रहा है 21.23, तो ये जितना एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रिसीजन होगी। अब सिमिलर कंडीशन का मतलब है कि सेम इंस्ट्रूमेंट सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं, अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो उनमें कितना फासला है वो उसकी प्रिसीजन होती है। प्रिसीजन डिपेंड्स करती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे, जैसे ये मैंने पहले भी बताया है, लीस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट विल बी ग्रेटर, जितना लीस्ट काउंट कम ग्रीन होगा उतनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। इनफैक्ट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वन यूजेस फॉर द मेजरमेंट इज वाइटल डिटर्मिनेंट फॉर द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। ओके, वही वाली बात, मेजरमेंट्स विद स्मॉलर लीस्ट काउंट आर मोर प्रिसाइज, यानी कि वो मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7. If two quantities have different dimensions, is it possible to multiply and or divide? Can we add or subtract them? कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो क्या ये पॉसिबल है हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल मैथमेटिक्स को देखेंगे
कि मैथ्स में हम क्या करते हैं, एक्स वेरिएबल को एक्स वेरिएबल में ऐड करते हैं, वाई वेरिएबल को वाई वेरिएबल में ऐड करते हैं। मतलब कि वही वाली बात करेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन डिफरेंट हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड देम इन दिस वे, जैसे कि मैथ में करते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। सो when we have two different when we have quantities that have different dimension, we can multiply or divide those quantities, however we cannot add or subtract them. Let's take a simple example of momentum. अगर आप momentum को देखते हैं तो it is the product of the mass and वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की दोनों की डायमेंशन क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट डायमेंशन का मतलब ये है कि मैस की m डायमेंशन है, वेलोसिटी की RT-1 है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन आती है जो कि mL-T-1। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एज एन एग्जाम्पल वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टाइम फ्रॉम मैथ्स, हम टाइम को मैथ से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ऐड लेंथ ऑफ द रॉड विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब कि लेंथ ऑफ द रॉड को हम सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ भी जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is the human pulse and the swing of the pendulum are the possible time units. Why are they not often used? मतलब कि ह्यूमन पल्स और स्विंग ऑफ द पेंडुलम, स्विंग ऑफ द पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। ये दोनों ह्यूमन पल्स रेट और स्विंग ऑफ द पेंडुलम एज ए पॉसिबल टाइम यूनिट्स हैं, बट हम इनको यूज़ क्यों नहीं करते, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी रिपीटेटिव फिनोमिना हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि ये फिनोमिना है, एज ए टाइम स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हम इनको यूज़ क्यों नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कुछ की एग्जांपल आपको दी गई है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये भी रिपीटेटिव फिनोमिना है। ठीक है, ह्यूमन पल्स और पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आर ऑफ देम रिपीटेटिव फिनोमिना which is known as the time units. But to choose any such phenomena as a time standard needs them to be uniform. मतलब किसी भी चीज़ को एज ए टाइम स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, उसका सेम रहना ज़रूरी है, अनअफेक्टेड इन दी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड इजीली एक्सेसिबल। मतलब कि इन्वायरमेंट के चेंज होने से इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और इजीली आप इसको असेस कर सको, इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सको। ह्यूमन पल्स और पेंडुलम जो है इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है इसकी। अगर आप देखें तो हर पर्सन टू पर्सन जो है पल्स रेट डिफरेंट होता है, एज वेरी करती है, इंसान का मूड वेरी करता है, उसकी पोजीशन, उसका पोस्चर, इज द पर्सन रनिंग और सिटिंग और स्लीपिंग, पर्सन सो रहा है, बैठा है, दौड़ रहा है, तो उसके लिहाज से उसकी पल्स रेट चेंज होती है, वेरी करती है। सो पल्स ऑफ द ह्यूमन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टाइम स्टैंडर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पेंडुलम का बहुत ईजी कि पेंडुलम जो होती है वो जो बॉब होती है पेंडुलम की, वो किसी लेंथ के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है बॉब का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। इन दोनों में से अगर आप किसी को भी चेंज करते हो तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। सो ये दोनों ह्यूमन पल्स रेट और पेंडुलम, स्विंग ऑफ द पेंडुलम, ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं विद द चेंज इन सम कंडीशन। सो दीज आर नॉट यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड ड्यू टू द चेंजिंग प्रॉपर्टी। सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑफ फेडरल एंड द केपीके बोर्ड, चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आपको लग रही है, दोनों तरफ उस इक्वेशन के डायमेंशन सेम है, तो क्या वो इक्वेशन एक राइट इक्वेशन होगी? क्या आप उसको कह सकते हो कि इक्वेशन बिल्कुल ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, द डायमेंशन मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स। जब भी हम इक्वालिटी में किसी चीज़ को लिखते हैं मीन्स दैट कि उसकी डायमेंशन दोनों तरफ क्या है, सेम है।
However, this only gives us the information of the nature of the quantities on both sides is same. इससे हमें ये पता चलता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है हम सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम चीज़ लिखी हुई है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम नेचर है। लाइक अगर दोनों तरफ शुगर है तो दोनों तरफ शुगर होगी, या फोर्स होगी दोनों तरफ, या दोनों तरफ टाइम होगा, तो सेम चीज़ ऑब्जेक्ट या नेचर जो भी होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखते हैं 5 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये दोनों जो है ना डिफरेंट चीज़ें हैं, टाइम अलग हैव अलग डिफरेंट डायमेंशंस एंड द शुगर हैव डिफरेंट mass of sugar have different dimensions, तो हम इसको एक करेक्ट इक्वेशन नहीं कह सकते। दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इनके तो डायमेंशन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज दी फिजिकल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑन बोथ साइड। जैसे कि मैंने बताया कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी नेचर सेम है, दे हैव द सेम नेचर, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर द सेम थिंग्स। ठीक है, दे हैव द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स दैट कि नेचर उनकी सेम है, बट हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मिकदार, उनकी क्वांटिटी जो है वो भी सेम है। जैसे कि अगर आपके पास दो पेन है, एक पेन में 1 kg पोटैटोस है, दूसरे पेन में 2 kg पोटैटोस है, बट अगर आप देखें दोनों में क्या है, पोटैटोस, दोनों में नेचर सेम है ऑब्जेक्ट की, दोनों में हम बात करें पोटैटोस की, पर एक पेन में 1 kg है, दूसरे पेन में 2 kg पोटैटोस है। फिजिकली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, बट अगर हम देखें तो इसके नेचर दोनों तरफ सेम है, dimensions are same on both sides, but the fact remains the equation is not correct। लेकिन इक्वेशन करेक्ट नहीं है बिकॉज इट हैव डिफरेंट रेशियो और डिफरेंट क्वांटिटी। So if the equation is dimensionally correct, we can say the maximum the nature of the quantities on both sides is same, however we cannot say the quantities are equal as well। हम ये कहते हैं कि डायमेंशन दोनों तरफ सेम है, नेचर सेम है, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो क्वांटिटीज भी इक्वल हैं एक दूसरे के। So this was the end of the conceptual questions of the first year physics of the federal and the KPK board chapter number 1 from 1 to 9। I hope आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो, समझ आई हो, तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। फिज़िक्स की, मैथमेटिक्स की, या फिर रिसर्च आर्टिकल या थीसिस लिखने के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए। एंड इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी, साथ में पास पेपर भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे तमाम बुक्स के फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th and 10th। बी कनेक्टेड विद द ड्रीम्स अकेडमी ऑफ स्टूडेंट, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।